Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss multiple choice question on CCS Conduct Rules 1964, and it is series 2. Today, I will discuss Super 20 questions. So, my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification in forthcoming time for my upcoming videos. Now I am going to start. Question number 1. Prior permission or sanction is necessary for be it joining an educational institution outside office hours, joining Sanyukta Sadachar Samiti, undertaking social or charitable work, be it participating in sports as amateur. So answer is bit A, joining an educational institution outside office hours. तो प्रायर परमिशन इसके लिए चाहिए. आउटसाइड ऑफिस आवर्स में आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो इसमें प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट इज नेसेसरी वन. मगर अदर केस में ज्वाइनिंग संयुक्त सदाचार समिति, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑलवेज फाइट अगेंस्ट करप्शन इन द सोसाइटी, वांट टू इरेडिकेट करप्शन इन द सोसाइटी. तो इस समिति में ज्वाइन करने के लिए ऑटोमेटिकली कोई परमिशन का ज़रूरत नहीं है. आउटसाइड ऑफ द ऑफिस आवर्स यू मस्ट इन्वॉल्व इन दिस समिति एंड रेज योर वॉइस अगेंस्ट एनी करप्शन एंड ब्राइबरी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ बेसिकली जनरेटेड इन द सोसाइटी. अंडरटेकिंग सोशल और चैरिटेबल वर्क जो बीट सी है उसके लिए भी कोई प्रायर परमिशन का ज़रूरत नहीं है. ये रूल 15(2) में दिया गया है. रूल 15 बेसिकली प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है. तो इफ़ यू इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ चैरिटेबल वर्क और सोशल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, तो इसमें कोई प्रायर परमिशन और सैंक्शन का ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स आज आमेचर, इसमें भी कोई प्रायर परमिशन का ज़रूरत नहीं है. ये भी रूल 15(2) बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट. आप देख लीजिए रूल 15(2) में इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर थोड़ा मैं क्लैरिफाई करने के लिए चाहता हूँ. एक्टिविटीज़ फॉर विच परमिशन इज़ नॉट नेसेसरी, ये जो भी एक्टिविटीज़ अभी मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ उसमें कोई परमिशन का ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट का. तो फर्स्ट वन, टू सीक रिड्रेस इन कोर्ट्स ऑफ लॉ और इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ऑफ ग्रीवेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ सर्विस, इट इज़ रिलेटेड टू रूल 3. टू बिकम मेंबर्स ऑफ संयुक्त सदाचार समिति, इट इज़ रिलेटेड टू रूल 5. To publish a book himself or through publisher in the bona fide discharge of his duties, it is rule 8. To participate in flag day collections on a voluntary basis, it is rule 12. Collection of funds for National Foundation for Communal Harmony as a volunteer, it is rule 12. To make personal contributions to जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, आप पर्सनल कंट्रीब्यूट कर सकते हो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के लिए, मगर उसमें आप कोई सब्सक्रिप्शन आप मांग नहीं सकते. आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मगर इट मीन्स यू कैन नॉट कलेक्ट फीस फॉर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड. ओके, रूल 12. टू अंडरटेक ऑनररी वर्क ऑफ ए सोशल और चैरिटेबल नेचर, रूल 15. टू अंडरटेक ओकेजनल वर्क ऑफ ए लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक कैरेक्टर, रूल 15. टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज एन आमेचर, रूल 15. टू अटेंड प्योरली कल्चरल, it is non-political functions and speak there, rule 14. To give evidence before pay commission in private capacity, it is related to rule 10. Individual grievances should not be put to the commission. To participate in games and sports competitions sponsored by private companies, it is rule 15. To join moral rearmament movement, it is rule 5. Basically it is moral rearmament movement, it is basically related to the religious activities. No objection certificate is not must for passport. Mere intimation to employer is sufficient. Only आपको इंटीमेट कर देना है एम्प्लॉयर को कि मुझे पासपोर्ट चाहिए, उसके लिए कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है. टू टेक पार्ट इन रजिस्ट्रेशन प्रमोशन अंडर मैनेजमेंट बट नॉट होल्डिंग अन इलेक्टिव ऑफिस ऑफ ए लिटरेरी और साइंटिफिक और चैरिटेबल सोसाइटी और ए क्रिएशन क्लब और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज विदाउट हिंड्रेंस टू ऑफिशियल वर्क. The employee should ensure that the objectives and activities of the organization are not of sectarian or communal in nature. Such participation should be discontinued if asked by government. The employee should not accept any fee for the services rendered by him without previous sanction of the government. It is rule 15.
ओके, लास्ट वन, इट इज़ टू गिव एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ रूल 10। तो इसमें कोई गवर्नमेंट का परमिशन जरूर, देयर इज नो नेसेसरी टू टेक परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो प्रायर परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स, जस्ट यू रिमेंबर। मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है रिलेटेड टू द कंडक्ट रूल्स, अप टू रूल 15 तक मैं बना चुका हूँ, तो आप थोड़ा देख लीजिए, उसके ऊपर आपका आइडिया आपको मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे। नो प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर अंडरटेकिंग एन ओकेजनल लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क। हाँ, कोई जो रूल 15(2) है, रूल 15 बेसिकली आप देख लीजिए, जो CCS कंडक्ट रूल्स 1964, रूल 15 इट इज़ रिलेटेड टू प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, उसका सब रूल 2 को देख लीजिए। इसमें क्लियरली मेंशन है कि जब आप कोई लिटरेरी एक्टिविटीज़, कोई आर्टिस्टिक और कोई साइंटिफिक वर्क, कोई चैरिटेबल वर्क में आप इन्वॉल्व होना चाहते हो आउटसाइड ऑफ ऑफिस आवर्स, सो इसमें कोई परमिशन का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज वर्क्स बेसिकली यू आर डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। these type of in these type of works you want to involve for the welfare of the people, so इसमें कोई प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है। ये जो सेंटेंस है एब्सोल्युटली ट्रू है, ट्रू वन, आंसर इज 2A, राइट। ये रूल 15(2) में बताया। नेक्स्ट वन अभी चलेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स who may be permitted to join the St. John Ambulance Brigade and are required to undergo the necessary training during office hours, and there will be no objection to the period of training, the period being treated as। इसमें आप जानते हो कि सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, ये जो संस्था है, बेसिकली इन दिस ऑर्गेनाइजेशन basically fast aid service providing to the people and also emergency time ambulance service also providing to the people। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉई इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, मगर आउटसाइड ऑफ द ऑफिस आवर्स आप इसमें इन्वॉल्व होने का कोई माने प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपका माने ड्यू टू दिस एक्चुअली देयर इज नो इंटरफियरेंस इन योर वर्क कैन नॉट बी हैम्पर्ड। आपका जो ऑफिशियल वर्क है उसमें कोई बाधा नहीं होगा, और इसमें गवर्नमेंट का परमिशन का जरूरत होता है। बेसिकली यू मस्ट टेक द प्रायर परमिशन, बेसिकली द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई if he want to involve actually in this organization and want to provide fast aid service, so in this case actually prior permission is necessary one, आपको परमिशन लेना है, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसमें इन्वॉल्व रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट आपको परमिट कर देता है इसमें इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि बेसिकली दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल सर्विस टू द पीपल इन द सोसाइटी। तो उसमें क्या है, आपका कोई ऑफिशियल वर्क में बाधा नहीं होगा। और इसमें जो क्वेश्चन ये दिया गया है, यदि आपको गवर्नमेंट परमिशन दे दिया कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होने के लिए और आउटसाइड ऑफ द ऑफिस आवर्स यू कैन रेंडर सर्विस टू द पीपल, तो उसमें यदि आपको ट्रेनिंग मिलेगा, जो ऑफिस आवर्स में आपको ट्रेनिंग मिलेगा, तो वो ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपको मिनिमम तो ट्रेनिंग चाहिए, तो उसमें जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो कैसे ट्रीट होगा। तो यहाँ पर जो एक्चुअली रूल है, बेसिकली फास्ट आपका जितना CL है, कैजुअल लीव है, आपका सर्विस खाते में जितना कैजुअल लीव है फर्स्ट उसको आप यूज करोगे, जो बाकी जो पीरियड है ट्रेनिंग पीरियड को, वो एक्चुअली स्पेशल कैजुअल लीव SCL के आकार में डिक्लेयर होगा। क्लियर। तो फर्स्ट है आप जितना दिन ट्रेनिंग लोगे ना, तो फर्स्ट आपका जितना CL है वो एक्चुअली आपको यूज करना पड़ेगा, तो बाकी और जो बचेगा उसको स्पेशल कैजुअल लीव के आकार में डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसमें जो आंसर है बोथ B एंड C है, ठीक है। कैजुअल लीव टू द एक्सटेंट सच लीव इज ड्यू, जितना कैजुअल लीव ड्यू है फर्स्ट उसको आप कंज्यूम करोगे, और बाकी जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसको स्पेशल कैजुअल लीव उसको आपको मिलेगा, ठीक है। आंसर इज बोथ B एंड C, राइट। तो यहां पर दे दिया है कुछ एक्टिविटीज है जो गवर्नमेंट लिबरली परमिट कर देता है, मगर गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन चाहिए। In some activities actually the government employees they must take prior permission of the government, without prior permission actually they should not involve in some activities। उसमें प्रायर परमिशन चाहिए, मगर बेसिकली लिबरली गवर्नमेंट उसको परमिशन दे देता है। तो अभी मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ, तो टू पार्टिसिपेट इन श्रमदान ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और द भारत सेवक समाज, बट नॉट बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई श्रमदान ऑर्गेनाइज कर रहा है कि भारत सेवक समाज उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उसमें गवर्नमेंट आपको परमिशन दे देता है। टू जॉइन एज वॉलंटियर्स इन द सिविल डिफेंस सर्विस एंड रिसीव अलाउंसेस, कोई सिविल डिफेंस सर्विस में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, इसमें वही है।
कि गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, आपको गवर्नमेंट परमिशन दिया, आउटसाइड ऑफ द ऑफिशियल आवर्स इसमें आप इन्वॉल्व रहोगे। उसमें आप इन्वॉल्व होने से ये रूल है कि आपका कोई ऑफिशियल वर्क में कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा, आपका ऑफिशियल वर्क्स में कोई बाधा नहीं होगा। एज यूजुअल मैनर यू डू योर ऑफिशियल वर्क, ओनली आउटसाइड ऑफ ऑफिशियल आवर्स जस्ट यू इन्वॉल्व इन सिविल डिफेंस सर्विस एंड प्रोवाइडिंग इट मीन्स सर्विस टू द पीपल। क्लियर। और उसमें जो अलाउंस है वो भी सपोज गवर्नमेंट आपको परमिशन दे दिया, आप आउटसाइड ऑफिशियल आवर्स में आप सिविल डिफेंस सर्विस में आप इन्वॉल्व हो जाओगे और लोगों को सर्विस दोगे, तो उस केस में एक्चुअली आपको जो अलाउंस मिलेगा उसको भी गवर्नमेंट मना नहीं करेगा। मगर उस केस में जैसे कोई इमरजेंसी टाइम में आप ऑफिशियल आवर में आपको कुछ वर्क असाइन किया, जो सिविल डिफेंस सर्विस में आपको कुछ वर्क मिला ऑफिशियल आवर्स में, तो उसको स्पेशल कैजुअल लीव के आकार में डिक्लेयर होगा, राइट। सिमिलरली टू ज्वाइन सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, टू ज्वाइन होमगार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इज एनकरेज, क्योंकि होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो बेसिकली पैंडेमिक की एनी टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर और एनी इमरजेंसी और एनी सपोज अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, इस केस में उनका जो योगदान है बहुत इंपॉर्टेंट है होमगार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आउटसाइड ऑफिस आवर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट इज नेसेसरी वन। उसमें वही रूल है, गवर्नमेंट आपको परमिशन देगा मगर आपका ऑफिशियल आवर में आप इसमें इन्वॉल्व नहीं रहोगे, आपका ऑफिशियल आवर में कोई बाधा नहीं होगा। आउटसाइड ऑफ द ऑफिस आवर्स यू मस्ट इन्वॉल्व ओके इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फलेसली जस्ट यू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल, ठीक है। और ऐसा कुछ ट्रेनिंग और कोई इमरजेंसी सिचुएशन में सपोज ये ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ काम दिया ऑफिशियल आवर्स में, तो वो स्पेशल कैजुअल लीव के आकार में डिक्लेयर होगा। तो ये सब। टू ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी सेम है। टू ज्वाइन भारत सेवक समाज, ये रूल 5 में है। पार्ट टाइम एग्जामिनरशिप इन यूनिवर्सिटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रूल 15 में है पार्ट टाइम एग्जामिनरशिप, आपको एक ईयर में सपोज एक बार 2 बार आपको एग्जामिनर के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी आपको अपॉइंट करता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक जो परमानेंट वर्क नहीं है, वो एक कैजुअल वर्क है और आपको करना ही पड़ेगा। तो उसमें एक्चुअली गवर्नमेंट का परमिशन लेना है, बेसिकली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, तो आपको परमिशन मिल जाता है इसमें ऑटोमेटिकली। और परमिशन लेना है मगर ऑटोमेटिकली परमिशन मिल जाएगा। कलेक्शन फॉर नेशनल डिफेंस फंड, इसमें भी परमिशन लेने का जरूरत है मगर परमिशन मिल जाता है। तो इसमें जो है एक्टिविटीज विच आर लिबरली परमिटेड, मैंने इट मीन्स यू मस्ट टेक द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, सो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट हैज गिवन परमिशन, राइट। तो इसको पूरा आपको ध्यान देना है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल कैजुअल लीव नॉट एक्सीडिंग डैश डेज पर annum may be allowed to a government servant who are members of the St. John Ambulance Brigade to cover their absence on any special duties assigned by the brigade। सपोज आपको सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड के बारे में अभी बताया, गवर्नमेंट आपको परमिशन दे दिया, आउटसाइड ऑफ द ऑफिस आवर्स में आप इसमें काम कर सकते हो, मगर कुछ इमरजेंसी सपोज ऐसा कुछ हुआ कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में आपके ऊपर कुछ वर्क असाइन किया गया, ये जो से दिस ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ काम दिया इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको जो काम दिया, तो आपको कितना दिन का स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा पर annum, एक ईयर में आपको कितना स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा? सभी समय नहीं, कभी कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आपको, ये तो फास्ट एड सर्विस देता है, तो आपको सपोज आपको ट्रेनिंग की कोई वर्क आपके ऊपर असाइन किया इमरजेंसी सिचुएशन में, तो आपको ऑफिस आवर में करना पड़ेगा। तो इस केस में कितना स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा, मैं आपको बताया था अभी, जैसे ट्रेनिंग पीरियड के बारे में, जो जितना CL है आपका यूज होगा, बाकी जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो SCL स्पेशल कैजुअल लीव डिक्लेयर होगा। वैसे ही ऑफिस आवर में आपको कुछ इमरजेंसी काम या ऑर्गेनाइजेशन दिया, तो उसको तो स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा, मगर ईयर में कितना मैक्सिमम मिलेगा? मैक्सिमम 7 डेज। कितना मिलेगा? मैक्सिमम 7 डेज, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। आंसर इज बीट सी, 7 डेज। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज प्रोहिबिटेड टू गिव और टेक और अबेट, टू गिव और टेक डाउरी और टू डिमांड डाउरी अंडर रूल डैश। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप जानते हो कि डाउरी देना, डाउरी लेना, कि किसको फोर्स करना डाउरी देने के लिए, राइट। तो ये सब चीज़ एक्चुअली मिसकंडक्ट हो जाता है। ये कौन सा रूल में है? आप जानते हो रूल 13A, जो रूल 13 है रिलेटेड टू गिफ्ट है। रूल 13A जो है वो डाउरी के ऊपर है। ना आप किसी से डाउरी लेना है, ना किसी को देना है, ना किसी से डाउरी डिमांड करना है, ना किसी को फोर्स करना है डाउरी देने के लिए। तो ये सब जो चीज़ है रूल 13A, CCS कंडक्ट रूल 1964 रूल 13A में क्लियरली मेंशन है।
क्योंकि रूल 12 जो है वो सब्सक्रिप्शन चंदा के ऊपर है, रूल 13 जो है गिफ्ट के ऊपर है, रूल 13 है वो रिलेटेड टू द डाउरी है। ओके, और क्लियरली मेंशन है डाउरी, जो डाउरी एक्ट है वो 1961 आपको याद रखना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो प्रोहिबिशन रिलेटेड टू द डाउरी, इट इज डाउरी एक्ट 1961। तो उसमें जो रूल्स है इसमें फॉलो किया गया है, रूल 13A में है। आंसर इज बीट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ ग्रुप बी शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विदाउट द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इफ द वैल्यू देयर ऑफ एक्सीड्स। कुछ गिफ्ट लेने के लिए आपको लिमिट होता है, आपको देखना है। जनरली आप वेडिंग, मैरिज एनिवर्सरी, राइचुअल सेरेमनी, रिलीजियस सेरेमनी उसको छोड़ दो, और जनरल केस में जो गिफ्ट आपको प्राप्त होता है वो एक लिमिट होता है। वो लिमिट क्या है ना, ये जो दिया गया है वो रूल 13 रिलेटेड टू गिफ्ट है। रूल 13 सब रूल 3 को देख लीजिए आप, रूल 13 सब रूल 3। तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एम्प्लॉइज यदि उनको गिफ्ट मिल रहा है जिसका वैल्यू अप टू 1500 है, तो उसमें गवर्नमेंट को इंटीमेट नहीं करना है। मगर उससे ज़्यादा होगा, 1500 से ज़्यादा हो जाएगा तो गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है। ओके, तो इसमें सिमिलरली ग्रुप ए बी के लिए 1500 और ग्रुप सी डी के लिए 500। तो यहाँ पर जो है क्लियरली दिया है, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ ग्रुप बी शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विदाउट द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इफ द वैल्यू देयर ऑफ एक्सीड्स ₹1500। ओके, इसको थोड़ा, ये रूल 13(3) में है, इसमें दे दिया। देखिए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के लिए ₹1500। तो इतना तक आप जब गिफ्ट रिसीव करोगे तो उसमें कोई इंटीमेशन का जरूरत नहीं है। और ग्रुप सी एंड डी के लिए ₹500। अदरवाइज इससे ज़्यादा होगा तो आपको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है। और 30 जिस डेट में आप इंटीमेट कर रहे हो उसके 30 डेज के अंदर गवर्नमेंट आपको परमिशन कर रहा है कि नहीं। देखिए, 30 डेज के बाद ऑटोमेटिकली आप ये सोच लो गवर्नमेंट परमिशन दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 इसी जो रेंज है ना, जो लिमिट है, लिमिट ज़्यादा है तो आपको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है। ओके, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। जिस डेट में आप इन्फॉर्म कर रहे हो उसके 30 डेज के अंदर आप गवर्नमेंट का परमिशन को आप वेट करोगे। उसका 30 डेज के अंदर हाँ गवर्नमेंट क्या परमिशन दिया आपको देखना पड़ेगा। 30 डेज कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप ये सोच लो कि गवर्नमेंट परमिशन आपको दे दिया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल 13(3) में है, सब रूल 3 में। नेक्स्ट, ये जो है, ये ग्रुप ए एम्प्लॉई कैन एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम हिज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग, मैरिज एनिवर्सरी and any religious functions without intimation to the government if the value of such gift does not exceed। यहाँ पर ये जो रूल 13(2) में है, रूल 13 सब रूल 2 में क्लियरली मेंशन है कि मैरिज एनिवर्सरी, वेडिंग, राइचुअल सेरेमनी, रिलीजियस फंक्शंस, आपको जो गिफ्ट लेना है उसका लिमिट क्या होना चाहिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पर याद रखना है, बेसिकली ग्रुप ए जो लिमिट है ₹25,000, उससे ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट को आपको इन्फॉर्म करना है, गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है, ठीक है। और बेसिकली ग्रुप बी के लिए वो 15,000 है, और ग्रुप सी एंड डी के लिए इट इज़ ₹7,500 है। ओके, लिमिट में उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर जो है ग्रुप ए के लिए द वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट डज नॉट एक्सीड ₹25,000। 25,000 से वो गिफ्ट ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा, वही रूल है। 25,000 से ज़्यादा है तो इमीडिएटली यू इन्फॉर्म टू द गवर्नमेंट। तो जिस डेट में आप इन्फॉर्म कर रहे हो उसी डेट से आप काउंट कर लो, 30 डेज के अंदर आप जस्ट यू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से नहीं मिला 30 डेज के अंदर तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट परमिशन दे दिया, ठीक है। यहाँ पर जो लिमिट है थोड़ा मैं इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, देख लीजिए। ग्रुप ए पोस्ट के लिए ₹25,000, उससे ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ग्रुप बी पोस्ट ₹15,000, ग्रुप सी पोस्ट ₹7,500। मगर ये जो लिमिट है, ये जो गिफ्ट है, बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा मैरिज एनिवर्सरी, वेडिंग, राइचुअल सेरेमनी, कोई रिलीजियस फंक्शन, उसमें, राइट, ये लिमिट है। ये रूल 13(2) में क्लियरली मेंशन है। चलो नेक्स्ट, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमाती इस्लामी, दूरदर्शी पार्टी, ऑल ऑफ द अबव। ये ऑल ऑफ द अबव आंसर है, बी डी। इसी किसी में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, बिकॉज दीज पार्टीज बेसिकली रिलेटेड टू द बेसिकली पॉलिटिक्स। तो आपको ये पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप ये पार्टी में इन्वॉल्व हो जाओगे तो आप वो मिसकंडक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमाती इस्लामी, दूरदर्शी पार्टी, ठीक है, और ये सब जो पार्टीज है उसमें आपको
आप यू शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर जो है आंसर बी डी है, ऑल ऑफ द अबव। कुछ ऐसा धर्म प्रचारक संस्था है उसमें भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये रूल 5 में मेंशन है, जो बेसिकली रूल 5 इट इज रिलेटेड टू टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। रूल 5 जो है CCS कंडक्ट रूल 1964 रूल 5 इट इज रिलेटेड टू द टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। चलो नेक्स्ट लिमिट को चलेंगे। व्हाट इज द लिमिट फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ए मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम द फॉरेन डिग्निटरीज ऑन वन ओकेजन। यदि कोई सपोज एक कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो एक इंडियन डेलीगेशन का मेंबर है और वो अब्रोड गया है और वहाँ पर उसको फॉरेन डिग्निटरीज से कुछ गिफ्ट मिला, तो उसमें क्या लिमिट है? वो यहाँ पर जो लिमिट है ₹1000 है। ₹1000 के अंदर जो गिफ्ट का मार्केट वैल्यू ₹1000 होगा तो आप उसको रख सकते हो। ₹1000 से ज़्यादा होगा तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना? बेसिकली यू मस्ट इन्फॉर्म टू द हेड ऑफ द डेलीगेशन और सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट और टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और टू द होम मिनिस्ट्री आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये मेरा वीडियो में क्लियरली मेंशन है, आप देख लीजिए। मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा है कंडक्ट रूल, इट मीन्स 5th पार्ट को देख लीजिए, ठीक है। ये जो है ₹1000, तो ₹1000 जो लिमिट है आप उतनी तक आप रख सकते हो, ओके। कोई आप इंडियन डेलीगेशन गो टू अब्रोड, आप मेंबर है और वहाँ पर जो गिफ्ट मिल रहा है और उसका मार्केट वैल्यू ₹1000 से कम होना चाहिए, तो इसमें कोई इंटीमेशन का जरूरत नहीं है, राइट। चलो ये रूल 13 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एक्सप्रेशन गिफ्ट? ए कैजुअल मील ऑफर्ड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, सोशल हॉस्पिटैलिटी, फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफर्ड बाय पर्सन हु हैज ऑफिशियल डीलिंग्स विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, नियर रिलेटिव्स हेल्प। यहाँ पर थोड़ा गिफ्ट जो है बेसिकली सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन, एनी फार्म, एनी इंडस्ट्री, एनी फैक्ट्री, suppose the government employee has official contract actually with them, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has contract with them, तो उनसे आप सपोज बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज़ की, एनी सोशल हॉस्पिटैलिटी, कोई एनी अदर लैविश ट्रीटमेंट आप रिसीव कर रहे हो तो वो मिसकंडक्ट होगा, क्योंकि ऑफिशियल डीलिंग उनके साथ है। उनके साथ सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उनसे आप कुछ लैविश ट्रीटमेंट ले रहे हो और वो जो बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी दे रहे हैं आप ले रहे हो, तो वो मिसकंडक्ट होगा। तो बेसिकली ये जो कैजुअल मील ऑफर्ड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ये एक्चुअली गिफ्ट में नहीं आता है। कोई सोशल हॉस्पिटैलिटी ये नहीं आता है। सपोज आपका फ्रेंड्स, नियर रिलेटिव्स आपको कुछ बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी देते हैं, वो गिफ्ट में नहीं जाएगा, राइट। तो बेसिकली आपको यहाँ पर याद रखना है गिफ्ट कब होगा। सपोज you collect any gift from relatives and friends and you are having official dealings with them। आपका जो नियर रिलेटिव्स फ्रेंड्स से आप गिफ्ट ले रहे हो उनके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, वो मिसकंडक्ट होगा। और कोई फार्म, फैक्ट्री, इंडस्ट्री से ऑफिशियल डीलिंग है और उनसे गिफ्ट ले रहे हो, उनसे कोई गिफ्ट मीन्स यही है कि ट्रांसपोर्ट की, बोर्डिंग लॉजिंग, ओके, और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको वो दे रहे हैं, वो एक्चुअली वो मिसकंडक्ट में जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है बिट सी है, फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफर्ड बाय पर्सन हु हैज ऑफिशियल डीलिंग्स विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, ये गिफ्ट में जाता है, ओके। यहाँ पर थोड़ा क्लैरिफाई में कर दिया, ये रूल 13 में है, क्लियरली मेंशन है। ए कैजुअल मील, लिफ्ट और अदर सोशल हॉस्पिटैलिटी शाल नॉट बी डीम्ड टू बी ए गिफ्ट, ये गिफ्ट में नहीं जाएगा। कैजुअल मील, लिफ्ट और एनी अदर सोशल हॉस्पिटैलिटी ये गिफ्ट में नहीं जाएगा। सेकेंड वन है A government servant shall avoid accepting lavish hospitality or frequent hospitality from any individual, industrial or commercial firms, organizations, etc. having official dealings with him। तो जिनके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग्स है उनसे आप कुछ फैसिलिटी ले रहे हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे बोर्डिंग हो, चाहे लॉजिंग हो, चाहे एनी अदर फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग टू यू, तो वो मिसकंडक्ट होगा। और बेसिकली आप आपका नियर रिलेटिव से, फ्रेंड से आप ये फैसिलिटी ले सकते हो, मगर उनके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग आपका नहीं होगा। सपोज ये भी ऑप्शन है, आप नियर रिलेटिव से, फ्रेंड से आप गिफ्ट ले रहे हो मगर उनके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, वो मिसकंडक्ट होगा, राइट। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को चलेंगे। नेम द एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग
which will amount to taking part in politics and election by government servant। जो रूल 5 है टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, रूल 5 में मेंशन है सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। तो उसमें देखेंगे कि कौन सा एक्ट वो रिलेटेड टू पॉलिटिक्स के साथ होगा, पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। टू एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट इन एन इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, ये प्रॉब्लम नहीं है, आप वोट दे सकते हो। कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो रहा है तो आप आज ए वोटर, आप वोट दे सकते हो। प्रोवाइडिंग नॉर्मल प्रोटेक्शन टू मिनिस्टर्स फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप प्रोटेक्शन दे सकते हो मिनिस्टर्स को, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेकिंग नॉर्मल अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग इलेक्शन टूर्स ऑफ मिनिस्टर्स, जब इलेक्शन टूर्स होता है तो मिनिस्टर्स विजिट करते हैं तो उनके लिए नॉर्मल अरेंजमेंट, ये भी ऑफिशियल ड्यूटी है। ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन मीटिंग्स फॉर मिनिस्टर्स, मगर ये एक्चुअली नहीं है। यदि आप कोई मिनिस्टर के लिए आप इलेक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो वो मिसकंडक्ट होगा, इट इज अगेंस्ट द रूल, ठीक है। मगर ये नहीं है, आप कोई नॉर्मल अरेंजमेंट करना जो आपका ऑफिशियल ड्यूटी है, और इलेक्शन टूर में मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं और उनके लिए नॉर्मल अरेंजमेंट ये आपका ऑफिशियल ड्यूटी है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन कर रहे हो जब मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं, वो आपका ऑफिशियल ड्यूटी है। और जैसे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली की कोई एमपी इलेक्शन, इसमें आज ए वोटर आप वोट दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर है बीट डी है। यदि आप कोई इलेक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज किया ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर्स, वो मिसकंडक्ट होगा, वो बेसिकली ये अगेंस्ट ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल 1964, ओके। आंसर डी है। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन against the service associations passing resolutions on issues which involve violation of rule by the individual employee। ये जो है क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, एक रूल 9 है, रूल 9 सीसीएस कंडक्ट रूल 1964, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस रिलेटेड में है, सपोज जो सर्विस एसोसिएशन है, सपोज वो एक रेजोल्यूशन पास किया एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, तो ये गलत है। तो यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट है, कभी कभी क्या है, जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है, गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, कि गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है, आप उसको आज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप उसको कोई सोशल मीडिया में इसके अगेंस्ट में आप लिख नहीं सकते, क्योंकि यू आर द गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके। तो गवर्नमेंट जो करता है लोगों का भलाई के लिए करता है, तो आप इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मगर यहाँ पर क्या है, जैसे कोई सर्विस एसोसिएशन, आपका एम्प्लॉय एसोसिएशन, कोई वो कुछ मेंबर्स क्या कि कुछ रेजोल्यूशन पास करके एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के अगेंस्ट में वो चाहते हैं कुछ एक्शन इनिशिएट करने के लिए, तो ये सही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, व्हाट एक्शन क्या होगा, यदि कुछ मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन वो कुछ रेजोल्यूशन पास करके वो एक्शन इनिशिएट कर रहे हैं कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए, तो वहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन उनके अगेंस्ट में इनिशिएट होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट रूल में नहीं, जो क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट में ये रूल नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, ओके। तो उसमें क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, जब आपको जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, आप ओपनली उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मगर यहाँ पर जो ये दिया है, उसको भी गवर्नमेंट जस्टिफाई किया है कि सर्विस एसोसिएशन, ओके, कोई सर्विस एसोसिएशन वो कुछ मेंबर्स जो ऑफिस बियरर्स, वो एक रेजोल्यूशन पास करके कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि हमारा रूल को ब्रेकअप किया है, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन होगा, तो आप ये नहीं कर सकते। आप इट मीन्स आज ऑफिस बियरर्स आप एसोसिएशन के हिसाब से ये करोगे तो ये आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट होगा, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये रूल अगेंस्ट में है। तो बीट सी आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे, व्हिच कमिटीज रिकमेंडेशन हैज गिवन फ्रीडम टू ऑफिसर्स टू एक्सप्रेस देयर डिफरिंग व्यूज। एक कमिटी बनाया गया था जो ऑफिसर्स एक्चुअली वो उनका फ्रीली दे कैन गिव देयर व्यूज, सो इट मीन्स देयर इज नो इट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन इन रिगार्डिंग टू द व्यूज ऑफ द ऑफिसर्स। Otherwise, if any type of pressure tactics would be imposed on them, their moral would be down. Okay, so their views cannot be suppressed. वो उनका व्यू दे सकते हैं, जब वो व्यू देंगे वो जो मिनिस्टर उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं देखा जाएगा, और वो व्यू उनका दे सकते हैं। तो ऐसा एक कमेटी जो है, आपको याद रखना है, बीट डी है आंसर, एस्टिमेट्स कमेटी रिकमेंडेशन। जो एस्टिमेट्स कमेटी रिकमेंडेशन वो बोला है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स फ्रीली उनका व्यू को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फिर बाद में मिनिस्टर उसको देखेंगे कि उसका व्यू ठीक है कि नहीं, ओके। और
मिनिस्टर साइड से जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उसी को फॉलो किया जाएगा, मगर वो फ्रीली वो व्यू दे सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है, तो उनका व्यू को हम सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। तो उसके ऊपर थोड़ा क्लैरिफिकेशन आपको अच्छे से क्लैरिफाई किया। तो ये है एस्टिमेट्स कमेटी रिकमेंडेशन, ये रूल 9 में क्लियरली मेंशन है, राइट। नेक्स्ट, व्हिच कंडक्ट रूल प्रिवेंट्स द क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, जो मैं अभी बताया क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये रूल 9 में है। जो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम, कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम, ओके, गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है, तो उसको हम कोई सोशल मीडिया में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी प्रोग्राम्स, जो भी इट मीन स्कीम्स लाता है, वो लोगों का अच्छा के लिए लाता है। तो हमारा राइट नहीं है कि हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, कि वो मीडिया में हम जाकर ओपनली क्रिटिसाइज करेंगे, ये नहीं है, राइट। तो ये रूल 9 में है, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज रिलेटेड टू रूल 9 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964, राइट। नेक्स्ट वन, देयर इज नो नीड ऑफ द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव एविडेंस बिफोर द कमिटी। तो एविडेंस बिफोर द कमिटी ये है रूल 10 में, ओके। एविडेंस बिफोर द कमिटी जो है ये रूल 10 में है। और यहाँ पर हम जानते हैं कभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, तो आप उसमें विटनेस के आकार में सपोज वो इंक्वायरी आप अटेंड कर रहे हो और आज ए विटनेस आपका जो व्यू दे रहे हो, तो उसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। कोई जुडिशियल इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी और एनी कमिटी सपोज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दिस कमिटी इट मीन्स सपोज नीड योर व्यू, तो उस केस में गवर्नमेंट परमिशन का जरूरत नहीं है। तो अभी देखेंगे क्या है। तो एविडेंस गिवन एट एन इंक्वायरी बिफोर एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, हाँ ठीक है, जो अथॉरिटी इट मीन्स अपॉइंट किया है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और उसमें आपका एविडेंस का जरूरत है, उसमें कोई प्रायर परमिशन गवर्नमेंट का जरूरत नहीं है, ये राइट है। एविडेंस गिवन इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी में, जुडिशियल इंक्वायरी में आपका एविडेंस सपोज इंक्वायरी कमेटी चाहता है, तो इसमें कोई प्रायर परमिशन गवर्नमेंट का जरूरत नहीं है। एविडेंसेस गिवन एट एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय अथॉरिटीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट, इसमें भी कोई प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, तीनों करेक्ट है। देयर इज नो नीड ऑफ द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज if you want to any evidence before an authority appointed by the government, parliament or state legislature, evidence given in any judicial inquiry, or you can give your evidence at any departmental inquiry, okay, ordered by the authorities subordinate to the government। तो इस केस में एक्चुअली परमिशन नहीं। परमिशन कहाँ पर जरूरत है? सपोज एनी पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंस्टीट्यूशन, suppose organize a committee and need your evidence. So in this case government prior information is necessary. You must take the prior permission of the government, okay। Suppose you want to give evidence to the person कि any committee made by any organization, तो उसमें नहीं है, तो उसमें आपको prior permission का जरूरत होगा गवर्नमेंट का, मगर इस केस में नहीं, आपको याद रखना है, राइट। आंसर है बिट डी। चलो क्वेश्चन नंबर 16 को चलेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन लाइक गवर्नमेंट सर्कुलर्स, secret notes, repeated appeals to the unauthorized persons amounts to an offense under, ये जो रूल 11 है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, रूल 11 सीसीएस कंडक्ट रूल 1964, इट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। कोई भी जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, आप उसको अनऑथराइज्डली उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सीक्रेट होता है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बहुत सीक्रेट होता है, उसको बाहर में आप किसी के साथ उसको शेयर नहीं कर सकते। तो शेयर करोगे तो वो रूल 11 में तो वो मिसकंडक्ट होगा और आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगा। तो ये जो है, सपोज कम्युनिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन लाइक गवर्नमेंट सर्कुलर, सीक्रेट नोट्स, रिपीटेड अपील्स टू द अनऑथराइज्ड पर्सन्स अमाउंट टू एन ऑफेंस। तो इसमें ऑफेंस जो होगा किसमें? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। ये एक्चुअली आंसर बीट ए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इसके हिसाब से आपके ये जो ऑफेंस होगा, तो इसके हिसाब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, क्योंकि सीक्रेट जो सीक्रेट जो कॉन्फिडेंशियल मैटर है, आप उसको अनऑथराइज्डली डिस्क्लोज किया, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हिसाब से वो ऑफेंस होगा और आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। तो आंसर है बिट ए, राइट। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हुआ था 1923, ओके। रूल 11 देख लीजिए आप। नेक्स्ट वन, अंडर व्हिच एक्ट does a government servant communicate official information in performance of his duties?
हाँ, आप ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आपका ऑफिशियल ड्यूटी है, तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये जो है किसमें है, एविडेंस एक्ट, कॉपीराइट एक्ट 1914, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये राइट टू आरटीआई, ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो अंडर दिस एक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट कम्युनिकेट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। आपका ड्यूटी है कि आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रेस मीडिया में जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बेसिकली सेक्रेटरी लेवल, बेसिकली ऑल द सेक्रेटरीज ऑफ द डिपार्टमेंट, मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज ऑफ द डिपार्टमेंट, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट का मिनिस्टर वो एक ऑफिसर को सपोज अपॉइंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट कर सकता है प्रेस और मीडिया में। तो उनके अलावा और कोई प्रेस मीडिया में कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट का लीक नहीं कर सकता। तो आपको याद आया, मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, और इन सम केसेस क्या होगा ना, मिनिस्टर एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगा और वो रिप्रेजेंटेटिव के आकार में प्रेस और मीडिया में वो सामना करके वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगा। उनके अलावा और कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये दिया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में है, राइट, ये रूल 11 में है। नेक्स्ट वन, व्हिच कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स आर स्पेशली ऑथराइज्ड टू मीट द प्रेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हिच कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स आर स्पेशली ऑथराइज्ड टू मीट द प्रेस, मैं अभी बताया, बेसिकली मैं बताया मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट और अदर ऑफिसर स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द मिनिस्टर, स्पेशली अदर ऑफिसर स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द मिनिस्टर। ये जो आंसर है बिट बी है, ओके, मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, अदर ऑफिसर स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द मिनिस्टर, उनके पास ही ऑथराइजेशन है, वो प्रेस और मीडिया को मीट कर सकते हैं और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट। तो उसके ऊपर थोड़ा क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, ओनली मिनिस्टर्स, secretaries and other officers specially authorized by minister are permitted to meet representative of the press and give information. Or as a further safeguard, it has been decided that as a general rule, any officer other than secretary is specially authorized by the minister to give information to the press. Suppose secretary के अलावा सपोज मिनिस्टर जिस ऑफिसर को चूज करेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव के आकार में प्रेस और मीडिया में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेगा, वो हो सकता है, ओके। मगर जब वो प्रेस और मीडिया में वो ऑफिसर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट किया, उस इमीडिएटली उसके बाद वो जिस्ट के आकार में वो जो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर कम्युनिकेट किया। तो यहाँ पर दिया है, देखिए, शुड इमीडिएटली सबमिट ए जिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट डिस्कस्ड टू द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इन व्हिच ही इज वर्किंग। तो यहाँ पर जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओनली मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, और इन सम केसेस सपोज इफ द सेक्रेटरी इज नॉट अवेलेबल, देन इन दिस केस द मिनिस्टर एक्चुअली चूज एनी गवर्नमेंट ऑफिसर, ओके, as a representative also he or she can meet the press, and immediately after press meet also he or she can disclose all the information, basically he or she give all the information to the secretary of the concerned department, okay, in which department he or she is working. चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन टू द प्रेस एंड अदर न्यूज मीडिया विल नॉर्मली बी कम्युनिकेटेड थ्रू, जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड टू द प्रेस है कि अदर न्यूज मीडिया है, वो कैसे कम्युनिकेट होगा? ऑफिशियल ब्यूरो, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। आंसर इज बिट सी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ओके। तो उसके थ्रू सभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पास होगा टू द प्रेस एंड अदर न्यूज मीडिया, राइट। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आंसर इज बिट सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, whenever it is proposed to release an official information to the press or to hold a press conference or press briefing or to give publicity to an official report, resolution or any other publication, the department concerned will consult the dash in advance. यदि यहाँ ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप रिलीज करना चाहते हो प्रेस में, और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करना चाहते हो, कि प्रेस ब्रीफिंग करना चाहते हो, तो कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट को पब्लिसिटी करना चाहते हो, और कोई रिजोल्यूशन है कि एनी अदर पब्लिकेशन है, तो डिपार्टमेंट किसको कंसल्ट करेगा?
तो इन एडवांस डिपार्टमेंट किसको कंसल्ट करेगा? तो इस रिलेटेड में ये जो दिया है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ ऑफिस, ऑफिस ऑफ प्रेस ब्यूरो, अक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आंसर इज बी डी, अक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो जब डिपार्टमेंट में सपोज ऐसा कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन प्रेस को जाएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा कुछ मैटर में, कि कोई प्रेस ब्रीफिंग होगा, कि कोई ऑफिशियल रिपोर्ट को पब्लिश किया जाएगा, तो इस केस में इन एडवांस अक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर को डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करेगा। तो उसके ऊपर आंसर बी डी है, उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर इट इज प्रपोज टू रिलीज एन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन टू द प्रेस और टू होल्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग or to give publicity to an official report, resolution or any other publication, the department concerned will consult the accredited information officer in advance। तब वो accredited information officer क्या करेंगे ना, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है, ऑथराइज्ड में प्रेस को और मीडिया को अटेंड करने के लिए कौन ऑथराइज्ड है? मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, और इन सम केसेस इफ द सेक्रेटरी इज नॉट अवेलेबल देन मिनिस्टर अपॉइंट सपोज एनी ऑफिसर, राइट। तो accredited information officer will meet the authorized officials, जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स है जो प्रेस और मीडिया को अटेंड करने के लिए, मैं अभी बताया ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स, मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, और एक बार बता रहा हूँ, मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, और इन सम केसेस इफ द सेक्रेटरी इज नॉट अवेलेबल मिनिस्टर चूज एनी ऑफिसर। तो ये जो डिपार्टमेंट अक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा, तो अक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को टाइम टू टाइम मीट करके फिर एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन वर्दी ऑफ पब्लिसिटी, तो फिर उनसे इन्फॉर्मेशन लेके वो ऑथराइज्ड ऑफिसर वो एक्चुअली वो डिसाइड करेंगे, ऑथराइज्ड ऑफिसर, राइट। ये आज इतना ही है। तो प्लीज़ माय फ्रेंड्स, you subscribe my channel so that in subsequent time I will bring some good or exciting videos. So it is only series 2, then just you wait for series 3, series 4, series 5, okay, other videos, MCQ questions related to the conduct rules। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अप टू रूल जो 15 तक अभी मेरा प्ले लिस्ट में पड़ा है, कंडक्ट रूल 1 to रूल 15 अभी मेरा आप प्ले लिस्ट में मेरा देख लीजिए, कंडक्ट रूल का CCS कंडक्ट 1964 उसमें पढ़ा है, उसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। थैंक यू।